हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और मैंने देखा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। हालांकि ये बात मुझे पहले से मालूम थी कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात उतर गई कि मैं भी प्रैक्टिस सेट ला सकता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के बीच रेलवे के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अभी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो कि अभी कुछ देर तक चलेंगे, कुछ दिन तक चलेंगे। फिर उसके बाद ही एनटीपीसी अपना इंटर लेवल का एग्ज़ाम चालू कर देगा। तो अगर ये कह सकते हैं कि जुलाई भी पूरा लग सकता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। जो रेलवे की किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देखें, या फिर जो कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जीके के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया हूँ। एनटीपीसी के जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक मैं आप लोगों के लिए बस जीके के प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैंने इंग्लिश भी ले रखा है एक साइड में, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस में। कंप्यूटर भी ले रखा हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस उसमें बाकी है कराना है, और पीवाईक्यू भी बाकी है। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। देख, अच्छा लगे तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे, क्या बताऊँ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आप लोगों का एक आइडिया दे देता हूँ कि एनटीपीसी अपने किन किन एग्जाम्स में जीके के कितने क्वेश्चंस पूछती है। जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट रेलवे एग्जाम्स। रेलवे के सभी एग्जाम्स में जीके के क्वेश्चंस कितने आते हैं। यहाँ पे मैं जीके लिखना भूल गया, सॉरी। पहला हमारा आता है आरपीएफ और आरपीएसएफ। जिन लोगों को आरपीएफ के बारे में नहीं पता, रेलवे में जो पुलिस होती है उनको आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ की दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वहीं पे आरपीएसएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। अब देखिए, दोनों तो पुलिस फोर्स है, लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों अलग क्यों हैं? देखिए, आरपीएफ का काम ये होता है कि ट्रेन, रेलवे स्टेशन की सामानों का, रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों का, रेलवे स्टेशन की सारी वस्तुओं का, जितनी भी उसकी संपत्ति है उसका ध्यान रखना, उसकी हिफाजत करना, चोरी ना हो जाए, कुछ हो ना, मतलब रेलवे से संबंधित वस्तुओं की हिफाजत करना रेलवे आरपीएफ का काम होता है। और वहीं इन लोगों के हाथ में बंदूक पिस्तौल नहीं दिया जाता, हथियार इनके पास नहीं होते। वहीं पे आरपीएसएफ की जिम्मेदारी क्या होती है कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ ना मच जाए, कोई इंसान गिर ना गया हो, कोई इंसान ट्रेन की चपेट में ना आ जाए, पटरी पर ना आ गया हो, बच्चा ना कोई गिर गया हो, या फिर कोई आतंकवादी, अगर कोई संगठन सक्रिय हो जाता है रेलवे स्टेशन पर, तो उन सभी को मतलब निस्तारित करने के लिए ये आरपीएसएफ हमारी जिम्मेदार होती है। इनके पास हथियार भी होते हैं। ये आरपीएफ का ही कह सकते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन होते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी वैकेंसी अलग होती है, इनकी वैकेंसी अलग निकलती है। आपको जिसमें अप्लाई करना है उसमें अप्लाई करेंगे। इनके पास हथियार नहीं होते, और अरे सॉरी, इनके पास हथियार होते हैं और इनके पास हथियार नहीं होते। अगला, आरपीएफ में हमारा 50 क्वेश्चन जीके का पूछता है। सोच सकते हैं जीके कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। 120 क्वेश्चन के पेपर में 50 क्वेश्चन तो आरपीएफ का जीके से ही आता है। आरआरबी एनटीपीसी हमारा दूसरे नंबर पे आता है, जो कि 40 क्वेश्चन पूछता है। ग्रुप डी, हमारे ग्रुप डी में एक ही पोस्ट नहीं होती। कोई सोचे कि ग्रुप डी में सिर्फ पटरी बनाने को देते हैं, नहीं, उसमें आपके कई सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है। तो ग्रुप डी में हमारा है ये 20 क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर जो एक पोस्ट है, उसमें हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी एएलपी, सबसे ज़्यादा क्रेज अगर किसी चीज़ का है तो वो है एएलपी। ठीक है। एएलपी मतलब, एएलपी का मतलब हो गया असिस्टेंट लोको पायलट। बहुत ज़्यादा। अब यहाँ सोचिए, असिस्टेंट कोई नहीं देखता, यहाँ सब देखते हैं क्या, लोको पायलट। बन जाओ, ट्रेन चलाओ। कुछ साल बाद पहले आपको मालगाड़ी दी जाएगी, जो कि लगेज जिसको कहते हैं, जो कि कोयला वोयला वाली गाड़ी होती है, वो आपको दिया जाएगा। 5 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाने पर ट्रेन पकड़ा दी जाएगी। चलाइए। देखिए, अगला आता है आरआरबी टेक्नीशियन। एएलपी में हमारा 10 क्वेश्चन पूछता है, वहीं टेक्नीशियन में भी 10 क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर सबकी बात कर लूँ, इन सब की एलिजिबिलिटी की क्या है, मतलब इनकी क्या कहते हैं उसको, कब आप इन सब एग्ज़ाम्स का फॉर्म भर सकते हैं। आरपीएफ हमारा इंटर लेवल पे होता है। अगर आप इंटर पास हैं तो आरपीएफ आरपीएस सब भर सकते हैं। एनटीपीसी मैंने बता ही दिया कि एक
एक ग्रेजुएट लेवल पे होता है और एक इंटर लेवल पे होता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अप्लाई कर सकते हैं, एक इंटर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी ये तो 10th लेवल का होता है। और इसमें जो आईटीआई किया होता है उनके लिए अलग पोस्ट होती है, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है हर एक चीज़ में, ठीक है। आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर, पद से ही नाम से ही पता चल रहा है इंजीनियर है, तो इसको इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो इंजीनियरिंग डिग्री है कोई भी, या तो आईटीआई या तो डिप्लोमा, तीनों में से कोई भी हो। हालांकि जिनके पास डिग्री है वो बड़ी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वाले उससे नीचे, आईटीआई वाले सबसे नीचे। समझ में आ गई बात। सेम लोको पायलट के लिए भी वही चीज़ है, टेक्नीशियन के लिए भी वही चीज़ है। जिनके पास डिग्री रहेगी वो अच्छे पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, जिनको डिप्लोमा रहेगी वो थोड़े से कम पे, और जिनको आईटीआई रहेगी वो सबसे कम पोस्ट पे। लेकिन अगर आपने सिंपल 10th के साथ आईटीआई भी कर रखा है तो आप कितनी सारे पोस्ट में रेलवे के एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए एनटीपीसी छोड़ दें, अगर ग्रुप डी आईटीआई वालों के लिए अलग मान्य होता है, इनका मान होता है, मतलब जेई वालों में अगर 10th के साथ आईटीआई किया आपने, उनका आपका अलग मान होगा, टेक्नीशियन में अलग मान होगा, लोको पायलट में आपका अलग मान होगा। 4 पोस्ट में आपको अलग से प्राथमिकता दी जाएगी, आप उनसे ऊपर रहेंगे जो सिर्फ 10th करके हैं, जो सिर्फ 12th करके हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने इसलिए बता दिया, हो सकता है कि किसी किसी बच्चों को ना पता हो, कोई छोटे बच्चों जो सोचते हो कि मैं तैयारी करूंगा, तो उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो रेलवे का प्रैक्टिस सेट 1 है, सारे एग्जाम्स के लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक हैं। इसरो का पूर्ण रूप हो जाएगा या फिर फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है हमारा सतीश धवन, ऑप्शन सी है हमारा डॉक्टर होमी जे भाभा, एंड ऑप्शन डी है हमारा क्या, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए तो कुछ कुछ देर देता हूँ आपको, हालांकि मैं टाइमर इस पे नहीं लगा पाऊंगा। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप आंसर बताएं, ठीक है। 10 सेकंड देता हूँ, चलो। चलिए तो आपको आंसर कित मतलब कुछ लोगों ने आंसर बता दिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आप लोगों को आंसर कमेंट करना है, सॉरी मैं ये तो भूल ही गया बताना। हाँ, आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना होगा नीचे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। तो इसरो के संस्थापक कौन है, विक्रम साराभाई। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। ये चारों जो नाम है आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चारों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए विक्रम साराभाई ने हमारे इसरो की स्थापना की। अगर बात इसरो की करें तो इसरो देखिए इसरो हमारा बना था 15 अगस्त 1969 को, और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी, सिफारिश की थी सरकार से, सरकार ने इनकी बात मान ली, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो चारों नाम हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चारों नाम बार बार आते रहते हैं। तो मैं आपको पहले इसरो के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। इसरो जो है, आज इसरो है मतलब 15 अगस्त 1969 से, उससे पहले 1962 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। पूर्व में इसका नाम था इनकोस्पार, INCOSPAR। मैं इन सबको इनकोस्पार था। इनकोस्पार को अगर हम फुल फॉर्म करेंगे तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1969 से पहले विक्रम साराभाई ने जाकर सरकार से ये आग्रह किया कि इसका नाम बदलकर, इनकोस्पार का नाम बदलकर इसरो कर देना चाहिए, और इसको कुछ और भी शक्तियां प्रदान कर देनी चाहिए, जैसे कि स्पेस शटल बनाना, स्पेस के बारे में रिसर्च और करना, नए नए सैटेलाइट बनाना, ये सब शक्तियाँ इनको दी जानी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। तब सरकार ने इनको स्पार का नाम बदलकर इसरो कर दिया। तो इसी से क्वेश्चन बनता है कि इसरो का जन्म कब हुआ, इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को। किसने किया, विक्रम साराभाई ने, ठीक है। अब विक्रम साराभाई के बारे में अगर कुछ हम जाने, तो विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था अहमदाबाद में, और इनकी मृत्यु हुई 30 दिसंबर 1971 को कोवलम में। कोवलम हमारा साउथ में पड़ता है।
विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर कोई संस्था है, अगर कोई संस्थान है, संगठन है, तो उसका अध्यक्ष भी होगा, तो विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष थे। उससे पहले, उसके साथ भी, मतलब उसके अलावा भी, इसरो के अलावा ये 1966 से 1971 तक पीआरएल में इन्होंने सेवा की। परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष थे ये विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है इनको, क्योंकि भारत में ठीक है, तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में पहला भारतीय सैटेलाइट, जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसके कार्यक्रम परियोजना की शुरुआत इनके समय में हुई थी, यानी इन्होंने ही ये विचार दिया था। परंतु उसके प्रक्षेपण को, उसके लॉन्च के दिन को ये देख नहीं पाया था, क्योंकि उस समय उनका देहांत हो गया था। अब बात आर्यभट्ट की बात करें तो ये भारत का पहला सैटेलाइट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 को एक पड़ोसी देश जो कि रूस है, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उसकी सहायता से हुआ था। मतलब हमने सैटेलाइट तो अपना बना लिया था, लेकिन हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं था जिस पर वो सैटेलाइट लग के जाता है, यानी कि हमारा रॉकेट नहीं था। तो रूस ने उस बात को समझा। रूस ने कहा आप आइए हमारे पास, हम आपका सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। तो आर्यभट्ट गया रूस के वेल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन पर। वहां से उसको आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया, जो कि दिन था 19 अप्रैल 1975 को। और विक्रम साराभाई की मृत्यु ही हो चुकी थी 30 दिसंबर 1971 को। ठीक है, तो इस वजह से ये देख नहीं पाए थे। आज आज बहुत मतलब अजीब लगता है कि हम शुरू से, मतलब हमारे क्या कहा जाए, कि हम लोग अमेरिका का इतना साथ देते हैं, अमेरिका को इतना मानते हैं। रूस एक ऐसा देश है जो हम लोग को शुरू से सपोर्ट करता आया है। 1969 में नहीं, ये 1969 में जब आर्यभट्ट के लॉन्च का दिन था, उस समय रूस ने हमें सपोर्ट किया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, और उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि आज बांग्लादेश है। तो दो दो पाकिस्तान हुआ करते थे पहले इतिहास में। 1971 के टाइम पे पाकिस्तान दोनों तरफ से हमला कर रहा था हिंदुस्तान पे, और उस समय भी हमारी मदद सबसे ज़्यादा रूस ने की थी। रूस ने हमें हथियार दिए, रूस ने हमें डिफेंस सिस्टम दिया, ये सब दिए। ठीक है, तो हमें रूस के ज़्यादा सपोर्ट में रहना चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब। अगर हम सतीश धवन की बात करें, तो ये सतीश धवन ये भी कोई छोटा नाम नहीं है। सतीश धवन हमारे इसरो के तीसरे अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष थे, सतीश धवन हमारे तीसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, सतीश धवन एक गणितज्ञ व एरोस्पेस इंजीनियर थे, यानी कि एक मैथमेटिशियन और एक इंजीनियर थे। ठीक है, जो कि 1972 से लेकर 1984 तक इसरो के अध्यक्ष रहे थे। और सतीश धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु इनकी हुई 3 जनवरी 2002 को बेंगलोर में। विज्ञान व अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 1971 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। और प्रायोगिक द्रव गतिकी अनुसंधान के जनक कहा जाता है सतीश धवन को। 1971 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 1984 में सतीश धवन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनसैट एक सैटेलाइट है हमारा, वो सतीश धवन के कार्यकाल के समय पर आया था। आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये इसको, मतलब इसके संस्थापक भी इन्हीं को जाना जाता है। पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी इन्हीं के टाइम पे आया था। 3 चीज, एक इनसैट, एक आईआरएस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और पीएसएलवी। अगर मैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में आपको बताऊं, तो ये वह टेक्नोलॉजी होती है कि कोई सैटेलाइट दूर से ही किसी ग्रह को जब उसकी उसका अध्ययन करता है, वो सिस्टम क्या होता है, आईआरएस होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, आप देखे होंगे जो सैटेलाइट होता है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है आदित्य एल1 मिशन में, तो वहीं से वो दूर दूर से उसका अध्ययन कर ले रहा है। अब सूर्य पे थोड़ी उतरेगा, वो तो जल जाएगा। तो वो हो रहा है किसकी वजह से, आईआरएस की वजह से। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो, जो कि सतीश धवन के टाइम पे आया था। ठीक है, इनके सम्मान में श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब अगर हमारे
तीसरे लोग को अगर देखा जाए, यानी कि डॉक्टर होमी जे भाभा, ये भी कोई छोटा नाम नहीं। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में और इनकी मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 1966। होमी जे भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लिए थे इन्होंने। बाद में ये एटॉमिक फिजिक्स में, परमाणु भौतिकी में पीएचडी भी किए थे। ठीक है। और 24 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि मोट ब्लांक फ्रांस में पड़ता है। विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम की स्थापना इन्होंने की थी और विकास में अहम भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। भाभा प्रकीर्णन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच प्रकीर्णन पर महत्वपूर्ण शोध इन्होंने किया था, जिसे अब भाभा शोध प्रकीर्णन का कहा जाता है। 1954 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया 1954 में। ठीक है, 1954 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। 1942 में इन्हें एडम्स अवार्ड दिया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा। नोबेल पुरस्कार में 1951, 1953, 1954 व 1956 में इन्हें नामित किया गया था। दिया नहीं गया मतलब मिला नहीं, इनको नॉमिनेशन किया गया था। ठीक है, नॉमिनेट हुए थे नोबेल के। IUPAP यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स और TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इनके द्वारा, इन दोनों के सहयोग के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। इसका नाम है होमी भाभा पदक और पुरस्कार। ठीक है, भारत सरकार द्वारा भी होमी भाभा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया जाता है, मतलब इनके नाम पे दिया जाता है। ये सब पुरस्कार इन्हें मिले। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित, जो कि मरणोपरांत हुआ इनका। 1966 में ही मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके नाम से ही सवाल बनते हैं। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? पहला सवाल। इनका नाम का पूरा मतलब है APJ का डॉक्टर अबुल पाकिज जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद, ये इनका पूरा नाम। ठीक है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। यानी कि सोचिए, जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो कितने लोग इनको पसंद करते थे, इन्हें कितने लोग एक्सेप्ट करते थे प्रेसिडेंट के रूप में। इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया है, लोगों का प्रेसिडेंट। भारतीय ये एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1971 को हुआ रामेश्वरम, तमिलनाडु में। मैं बता दूं, इनका जीवन बहुत ही संघर्ष से बीता है। इनके पिताजी मछुआरे थे और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। जब इनको पढ़ने के लिए जाना पड़ता था तो इनके बीच में एक नदी पड़ती थी, वो नदी को पूरा क्रॉस करके जाते थे, तब ये पढ़ने जाते थे। इनके थॉट्स, इनके बताए गए रास्ते, इनकी सोच पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इनके जैसे थॉट्स आज तक किसी के हुए नहीं। बहुत ही मशहूर इंसान थे, बहुत मशहूर। 1931 में इनका जन्म हुआ और 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, जो कि 11वें राष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2015 को ये वही दिन था जब हमारे APJ अब्दुल कलाम इस दुनिया से चले गए, मतलब इनका निधन हो गया। 2015 में जब इनके निधन की खबर आई थी, उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। शौक सा मतलब लगा था, लेकिन हालांकि इनकी उम्र हो गई थी। अगर हम APJ अब्दुल कलाम की बात करें खाली, तो 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। 1981 में पद्म भूषण मिला। 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 1997 में दिया गया। सावरकर पुरस्कार 1998 में दिया गया। रामानुजन पुरस्कार 2000 में। हुवर पदक 2008 में। वॉन ब्राउन पुरस्कार 2013 में। सोचिए, अब ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें इतने पुरस्कार मिल चुके। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ही इतना लंबा हो गया था, 20 मिनट का, सॉरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उमियालपुरम के शिवरामन एक प्रख्यात संगीतकार हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र से जुड़े हैं? मतलब
उमियालपुरम एक स्थान है कि शिवरामन एक संगीतकार हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से वो जुड़े हैं, वो क्या बजाते हैं? ऑप्शन ए है आपका सितार, ऑप्शन बी है गिटार, ऑप्शन सी है ढोल और ऑप्शन डी है मृदंग। ठीक है, तो आपको मैं फिर से 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप हो सके तो बताइएगा। चलिए, आपके 10 सेकंड अभी से शुरू होते हैं। क्या करूँ, मैं टाइमर नहीं लगा सकता, देखूंगा मैं टाइमर लगाने का भी नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, तो चलिए। चलिए, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा अम, जो हमारे शिवरामन हैं वो जुड़े हैं मृदंगम से। मृदंगम का नाम आपने नहीं सुना होगा, बाकी तीनों का सुना होगा, ढोल गिटार सितार। तो मैं आपको बता दूं, ढोल और मृदंगम में ज़्यादा फर्क नहीं होता। मृदंगम जो होता है, एक साइड से बड़ा होता है और दूसरी साइड से छोटा होता है। ठीक है, एक साइड से बड़ा, दूसरी साइड से छोटा। इसको आप खड़े करके भी बजा सकते हैं, ऐसे ढोल की तरफ बजा सकते हैं, बड़े बड़े लिटाकर। मृदंगम का यूज़ ज़्यादातर नवरात्रि में किया जाता है, पूजा के दौरान। ठीक है, अर्चना के दौरान, पूजा के दौरान। और ढोल की जो दोनों साइड की पर्दे होते हैं, आपने पर्दे देखे होंगे, जोर से बजाने में फट जाता है, वो पर्दे बकरी के खाल से बनते हैं, चमड़े से। और मृदंगम जो है, कटहल की लकड़ी से पूरा मृदंगम बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पहली बार नहीं सुने होंगे आप लोग। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन डी है मारमा गोवा बंदरगाह, ऑप्शन सी है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए, आपका 10 सेकंड अभी शुरू होते हैं, बताइएगा आंसर क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए आगे चलते हैं। तसांगपो, तसांगपो, तसांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? ऑप्शन ए है आपका सिंधु, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है नर्मदा। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, आंसर बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद अनुच्छेद 300 से 320 अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल्स, अनुच्छेद 330 से 338, ऑप्शन सी अनुच्छेद 210 से 219, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 से 323। चलिए, तो 10 सेकंड आपको दिए मैंने आपसे। चलिए, तो इसका जो हमारा जवाब है, पहले सब क्लियर कर लूँ मैं। इसका हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, फरवरी 1947 में
लॉर्ड, ये बीरबल हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, लॉर्ड वेवेल हो जाएगा, वेवेल। वेवेल आपको याद होंगे, आधुनिक भारत में एक वॉइसराय थे माउंट बेटन से जस्ट पहले। अरे यार मैंने आंसर ही बोल दिया। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वॉइसराय किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनलिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आपके 10 सेकंड अभी देता हूं मैं अब से। तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा, जो कि आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, इसका हमारा जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। हमारे जो लॉर्ड लिनलिन, लॉर्ड इरविन है हमारे, ये दांडी मार्च यात्रा के दौरान ये हमारे इरविन वॉइसराय थे। जो हमारे लिनलिन हैं, ये थे पृथक निर्वाचन के समय। अरे लिनलिन हमारे थे, चलिए छोड़िए को, चलिए अगला बता। अगला हमारा क्वेश्चन है जो, वो है कि रोटेला पंडुगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, आपके 10 सेकंड अभी शुरू होते हैं अब से। तो इसका हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूँ, ये चारों सब जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा इसको। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है सरकारिया समिति, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी है राजा मन्नार समिति। तो आपका समय शुरू होता है अब, 10 सेकंड आपको मिलने लगे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी जमशेदपुर या ऑप्शन डी रांची। आपके जो टाइम शुरू होते हैं अब से 10 से। तबीयत सही नहीं हुई, वेदर चेंज की वजह से मौसम खराब हो जा रहा है, अरे तबीयत खराब हो जा रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। भुवनेश्वर भी हमारा उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम अभी राउरकेला उड़ीसा में बना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है, वह भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक परिवर्तन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए है पंजाब आपका, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। चलिए, तो आपके 10 सेकंड में अब से दे रहा आपको। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है, वो है महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, जो जैन धर्म के डैश तीर्थंकर है, मतलब कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि नंबर वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका 25वें तीर्थंकर हैं ये महावीर स्वामी, या 26वें हैं, ऑप्शन सी 23वें या ऑप्शन डी 24वें। चलिए, तो आपको 10 सेकंड मैंने आपसे दिया।
बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सौरमंडल का गणितीय रूप से पूर्वानुमानित सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अभी देखिए क्वेश्चन को किस तरह घुमाया है, बस पूछना ये चाह रहा है कि ये सूर्य सौरमंडल का ये जो सारे ग्रहों का चक्कर लगाने वाला सिस्टम है, सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य केंद्र में है हमारे सौरमंडल के, ये बात किसने बताई थी। सिंपल क्वेश्चन है, अब इसको घुमा कैसे रहा है। सौरमंडल का गणितीय रूप से पूर्वानुमानित सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति, क्योंकि क्वेश्चन वही है कि किसने बताया था ये चीज़ कि सूर्य हमारे केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पियरे साइमन लाप्लास, ऑप्शन बी है इमानुअल कांट, ऑप्शन सी है निकोलस कॉपरनिकस और ऑप्शन डी है गैलीलियो गैलीली। बहुत आसान सवाल है ये तो। चलिए आपके 10 सेकंड आपसे दिए मैंने। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, कई लोग जानते होंगे, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंदौर घराना की स्थापना की। ऑप्शन ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी उस्ताद अमीर खान, ऑप्शन सी तानसेन या ऑप्शन डी उस्ताद घागे खुदा बख्श। तो आपको 10 सेकंड मैंने दिए अब से। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्ताद अमीर खान। ये तानसेन ऑप्शन में दे रहा, तानसेन तो यार मुगलों के टाइम में ही मर गया होगा कब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा द्वीप निकाय अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है 11 डिग्री चैनल। ठीक, तो 10 सेकेंड। चलिए, तो 10 सेकेंड दिया आपसे मैंने। चलिए, तो आंसर बताते हैं अब। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला जो हमारा सवाल है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए स्कोपजे, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी मिस्क या ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। ठीक है, 10 सेकंड आपको दिए मैंने अब से। कभी कभी कुछ आंसर जो है क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि आंसर कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बर्न। ठीक है, ऑप्शन अगला पे चलते हैं। वहां से हमारा मतलब वहां तक हमारा जीके का क्वेश्चन था, यहाँ से मैं 15 क्वेश्चन मैंने साइंस के लिए। ठीक है, और उसके आगे करंट अफेयर्स के रखे। ठीक, तो साइंस के क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में साइंस भी तो पूछेगा। ऋणात्मक कार्य की स्थिति में, एक सेकंड, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है। 10 सेकंड दिया मैंने आपसे आपको।
चलिए देखिए, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा समझा दूं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस फ्लोर पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस फ्लोर पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। देखिए, हम हमने इधर से फोर्स लगाया तो ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स के कितने सारे क्वेश्चन आपके खुद के ब्रेन के लॉजिक पर डिपेंड होते हैं कि आप सोचते हैं किस तरह से। पूछ क्या रहा है ये, ऋणात्मक कार्य, तो बस आप इसी तरह दिया। कह रहा है कि ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, हम इधर से अगर मैंने फोर्स लगाया, एक सेकेंड मैं समझा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए, अगर किसी वस्तु पे इधर से बल लगाऊंगा तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बल के अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इधर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जिधर हम फोर्स लगाएंगे उसकी दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जो लाइन है, ये जो बना है, ये आप मुझे अपने हिसाब से बताइए ये कितने डिग्री का कोण हो गया। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ से फोर्स हमने दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में सीधा मूव किया। ऐसा तो है नहीं कि हमने इधर से मूव कराया इसको और ये ऊपर जाके उड़ गया, एंगल दूसरा हो जाता। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये सीधा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में आगे की। तो ये कोण कितने का हुआ बताइए, ये एंगल कितने का हुआ, 180 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। आई होप कि समझ आया होगा। साइंस भी मैं पढ़ा सकता हूँ। फिजिक्स में मेरे कहने का मतलब ये, फिजिक्स पूरा आपके लॉजिक पर डिपेंड है, बहुत कम उसमें कैलकुलेशन से। बस उसके क्वेश्चन को आपको समझना होता है, आंसर तो आप इसी तरह दे देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट बना होता है किस चीज़ का। ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी है प्लैटिनम का, ऑप्शन सी है टंगस्टन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। आपके 10 सेकंड अभी दिए मैंने। अब जो लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, जो लोग पढ़े होंगे, पढ़ने वाले लड़के होंगे, वो तो खुद ही बता देंगे कि हमारा नॉर्मल जो पहला बल्ब होता है, जो बल्ब एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था, उसमें जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अब ये कह रहा है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग सदैव होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको 10 सेकंड मैंने दिए। अब तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है। ऑप्शन ए जड़त्वाघूर्ण, ऑप्शन बी दबाव यानी प्रेशर, ऑप्शन सी तनाव यानी टेंशन, और जड़त्वाघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा शायद। इतना मतलब मैंने पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है ना। तो बताइए इसका क्या होगा, ऑप्शन डी यंग मापांक कौन सा हो जाएगा। 19 का आंसर देने के लिए आपको मैंने दिए 10 सेकंड अब से। देखिए, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है वायुमंडलीय, ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में। वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर या वायुमंडलीय दाब का आधा। चलिए आपके टाइम शुरू होते हैं। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर सरफेस टेंशन कितना होता है, ये वो पूछता है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापी प्रभाव से संबंधित है? ऑप्शन ए जूल का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, या ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपका आंसर नहीं पता है तो आप दो मेथड को यूज करके कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा हो जाएगा गेस मेथड। एलिमिनेशन हम किस वजह से लगाएंगे, देखिए जूल का जो नियम होता है, हमने ये पढ़ा है पहले भी कि जूल का नियम जो एनर्जी में काम आता है, ये ऑप्शन कट गया। न्यूटन का नियम हमारा फोर्स से संबंधित होता है, ये भी कट गया। ठीक है। अब रह गया हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह क्या रहा है, विद्युत धारा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, धारा, धारा। अब देखिए विद्युत धारा का एक ही मात्रक है, एम्पियर है, दूसरा ओम होता है। एम्पियर यहाँ मौजूद नहीं है, सो ये भी कट गया। रह गया हमारा ऑप्शन बी ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओम। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है सोचने का तो पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगाया करिए। ठीक है। और इन सब क्वेश्चंस को तब हल करते हैं जब हम एक बार इनको छोड़ चुके हों, यानी कि सेव एंड अरे क्या कहते हैं, मार्क एंड रिव्यू पे दबाकर छोड़ देते हूँ। और जब हमारे पास लास्ट में जब टाइम बचता है तब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे कि नहीं भी अगर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ओम का नहीं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड। हमारा क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड और जो है कि लाइट से रिलेटेड। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कह ये रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह सामान्य की ओर झुक जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सामान्य से दूर झुकता है, ऑप्शन सी सीधे जाता है, या ऑप्शन डी वापस परावर्तित हो जाता है। चलिए तो आपके 10 सेकंड अब से शुरू करते हैं, बताइएगा आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो सीधे जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। दबाव किस रूप में नापा जाता है या मापा जाता है, दोनों सेम बात है। दबाव किस रूप में मापा जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और घनत्व, ऑप्शन बी किया गया कार्य, ऑप्शन सी बल और क्षेत्र, ऑप्शन डी बल और दूरी। ठीक है। इसका भी जवाब दीजिए आप लोग अब से 10 सेकंड बाद, मतलब 10 सेकंड के अंदर। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किया गया कार्य। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जूल भी इसी में होता है, किए गए कार्य को जूल भी कहते हैं।
चलिए मैं कुछ इसको बाद में क्लियर कर दूंगा आगे चल के, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन ए चार्ज पावर, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन बी सी संभावित शक्ति, ऑप्शन डी शक्ति। आप इंग्लिश में करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ज पावर, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल पावर, या ऑप्शन डी ओनली पावर, ठीक है। आपके 10 सेकंड अब देते हैं, बताइए। चलिए, तो आपका जो आंसर हो जाता है हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ज पावर, ठीक है। देखिए, ऊर्जा जो है हम उसको जूल में नापते हैं, शक्ति जो है हमारी हम उसको पावर में नापते हैं, ठीक है। संभावित शक्ति पोटेंशियल पावर यानी कि उसी के आसपास वाट, वाट में सॉरी पावर को हम वाट में नापते हैं। लेकिन किलोवाट के साथ जब वो घंटा लग गया, मतलब ये चार्ज पावर हो गई, चार्ज भी जुड़ा है इसके साथ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जल्दी करेंगे थोड़ा सा क्योंकि मेरी बैटरी डाउन हो गई है मेरे टाइप की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एम्पियर, या ऑप्शन डी मीटर। सीधा आपको आंसर दिख ही रहा होगा इसमें। देखिए, मीटर लेंथ का मापक है, न्यूटन फोर्स का मापक है, एम्पियर अभी बताया था विद्युत धारा का मापक है, मात्रक है सॉरी। तो बच गया हमारा ऑप्शन बी टेस्ला, ठीक है। आगे चलते हैं, खतरे के संकेत में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है क्या? नहीं, इसमें कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं। आपने कहीं देखा है खतरे खतरे के रंग पे पीला हो जाता है, बैगनी हो जाता है, नीला हो जाता है? एक ही होता है बस, लाल रंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभाग, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, मैं अभी टाइमर नहीं लगा सकता यार, कंप्लीट ही नहीं होगा वीडियो। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला हमारा सवाल है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी यानी कि इन्वर्टेड इमेज, या ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य। मतलब ये तो कोई जवाब हो नहीं सकता, ये भी दोनों भी होगा और ये भी होगा ना, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका कट गया, ऑप्शन सी भी कट ही गया, कोई इमेज दोनों नहीं हो सकती, वास्तविक और आभासी, रियल एंड इन्वर्टेड हो सकती। आभासी मतलब वर्चुअल हो गया, सॉरी, रियल और वर्चुअल हो ही नहीं सकता, दोनों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा दोनों दिया है। चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, अरे सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्थायी चुंबक, ऑप्शन बी नाभि चुंबक, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक, ऑप्शन डी सामान्य रॉड चुंबक। देखिए, स्थायी चुंबक जो हमारा कॉमन मैग्नेट होता है, सामान्य रॉड चुंबक वही चुंबक अगर रॉड के शेप में है तो उसको हम सामान्य रॉड चुंबक कहेंगे। इन तीनों चुंबक का मोटरों में कोई काम हो सकता है? बताइए, उसमें तो विद्युत होनी चाहिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होनी चाहिए, तो वो आपको कहाँ दिख रहा है? यानी कि विद्युत से रिलेटेड आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक। आइए इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि साइंस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सामान्य मानव आंख का सबसे दूर का बिंदु क्या है?
ऑप्शन ए सीमा पर है, ऑप्शन बी अनंत पर है, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर पर है, ऑप्शन डी 25 मीटर। 25 सेंटीमीटर तो हमारा उंगली हो जाता है 25, कितना मतलब नापेंगे तो हाथ जब फैला के नापते हैं तो उससे 25 सेंटीमीटर। 25 मिलीमीटर तो हमारी उंगली कितनी हो जाएगी, 25 मीटर आप जानते ही हैं। रह गया हमारा अनंत। यहाँ अनंत से मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकस की दूरी होती है, इन्फानाइट जो पॉइंट होता है उस बात से अनंत। अनंत का मतलब ये नहीं कि आप जम्मू में खड़े हैं और आप देख रहे हैं श्रीनगर का सीन, वो अनंत नहीं, इन्फानाइट नहीं, इन्फानाइट पॉइंट से मतलब है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाए। तो वहाँ से आपका साइंस खत्म होता है। यहाँ मैंने करंट अफेयर्स में थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपसे ज़्यादा नहीं पूछता। हर शिफ्ट में मान लीजिए अगर 40 क्वेश्चन जीके से आते हैं एनटीपीसी में, उसमें आपको 5 से लेकर 7 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के। तो उसको ऑप्शंस में अगर मैं करूँ तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैंने उसको इम्पॉर्टेंट उतने ही है, मैंने बस उनको वन लाइनर्स में कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन भयावह स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? उत्तर है हमारा 14 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, तो उसको पीएम मोदी ने कहा है कि अब से इसको विभाजन भयावह स्मरण दिवस मनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा रखा गया? तो इसका उत्तर है 2047। चलिए जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, हकांडो हिचिलामा, हकांडे हिचिलामा सॉरी ये नाम है, आप लोग कुछ गलत मत समझ लीजिएगा। हकांडो हिचिलामा किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? उत्तर हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया जाम्बिया जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का क्या नाम है? उत्तर हमारा है आंसर इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 को डैश के रूप में चिन्हित कर रहा है, मतलब क्या नाम दिया उसको? मतलब 2021 में हो चुका था, ये है नहीं रहेगा, यहाँ पे था हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि रेलवे में पूछा भी है पहले के एग्जाम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के दौरान भारत में कितनी वंदे भारत होगा, एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी? 75। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, हर्षित राजा भारत के शतरंज में 69वें और सबसे नए ग्रैंड मास्टर हैं, वह किस शहर से हैं? और उत्तर हो जाएगा पुणे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, बहुत बड़ा नाम है ये बिहार के लिए और पूरे इंडिया के लिए भी। बिहार का गांधी किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। बिहारी पॉलिटिशियन जो सबसे विख्यात पॉलिटिशियन है वो कौन है? जयप्रकाश नारायण। इन्हीं की इन्हीं का कथन है कि मैं समाजवादी, और हमारे चलिए उत्तर हो जाएगा उत्तर सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद। आखिरी स्लाइड इस प्रैक्टिस सेट की सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारतीय महिलाओं की टीम के खिलाड़ी डैश को राज्य की महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। वो कौन है? एक खिलाड़ी है उत्तराखंड की वंदना कटारिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मोइनुद्दीन यासीन ने हो जाएगा ये ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? उत्तर हो जाएगा मलेशिया। द एंड होता है हमारा यहीं पर इस प्रैक्टिस सेट का। कल मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा मतलब एटलीस्ट। द एंड हो जाता है इस वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको पोटेंशियल मेरी दिखती हो कि मैं एक टीचर बन सकता, मैं बाकी सबकी तरह पढ़ा सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट करिएगा, आंसर सारे कमेंट करिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।